नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित और मेरे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, सीएम के चेहरे को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। जी हां, 3 राज्यों में बीजेपी चौंका सकती है। चौंकाने वाला सीएम का फेस हो सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के सीएम को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी आला कमान एक बड़ा फैसला ले सकता है और यह कहा जा रहा है कि गुजरात मॉडल की तर्ज पर यह निर्णय लिया जा सकता है। तो बड़ी खबर, बड़ी बात यह है कि बीजेपी 3 राज्यों में अपने सीएम फेस को लेकर चौंका सकती है। जो आप सोच रहे हैं उससे विपरीत भी जो है सीएम फेस हो सकता है, कुछ अलग चेहरा हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ शरद द्विवेदी जी जुड़े हैं। शरद जी, आप क्या मायने समझ रहे हैं? बिल्कुल, पहले हमारे साथ 2 मेहमान और भी हैं। मेहमान क्या, हमारे साथी हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य नामदेव, जो छत्तीसगढ़ स्टेट हेड हैं, और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जो पॉलिटिकल अफेयर्स देखते हैं, मनोज सैनी, बीजेपी कार्यालय से जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। देखिए, मायने बहुत साफ हैं। मायने ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2028-29 के लिए एक नई भारतीय जनता पार्टी को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, और सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे तक ये बात सीमित नहीं रहेगी। यानी जो नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं, होंगे। राजनीति में मैं फिर कहूंगा कि अंतिम समय तक हमें रुकना चाहिए, नो वन कैन से कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह से एक न्यूज एजेंसी के हवाले से, दिल्ली से एएनआई के हवाले से ये खबर है कि तीनों राज्यों में न्यू फेसेस की बात है, तो इसका मतलब है कि कैबिनेट में भी बहुत रद्दोबदल होगी तीनों राज्यों में। यानी जो पारंपरिक चेहरे अब तक हम देखते आए हैं 2003 से लेकर 2023 तक, वो चेहरे भी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सबके सब बदल जाएंगे, लेकिन उसमें भी एक बड़ा परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है। बाकी आप इजाजत दें तो मैं चलता हूं, एक अपडेट मनोज जी से लेता हूं, फिर उसके बाद आदित्य जी के पास चलता हूं, फिर लौट के आते हैं। जी चलिए, मनोज के पास में चलता हूं। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास? वीडी शर्मा जी ने ये भी कहा है कि जल्दी ही आपको सूचना मिल जाएगी, और तमाम बड़ी चीजें हैं। सारे सांसदों के इस्तीफे हो गए हैं, विधायक बनकर वो मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जाहिर है मध्य प्रदेश से भी कुछ चेहरे दिल्ली जा सकते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी और संगठन में भी। किस तरह से इस रद्दोबदल को देखते हैं मनोज आप? जी बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मौजूद हूं और यहाँ के कुछ नेता या दिल्ली के नेताओं से भी बंसल न्यूज की लगातार बात हो रही है शरद जी। तो ये तो मानकर चलिएगा कि मध्य प्रदेश को एक नया चेहरा मिलने जा रहा है। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि अंतिम दौर तक चीजों का इंतजार करना चाहिए, और ये बात सच है। राजनीति में कहीं कुछ ऐसा नहीं होता कब क्या बदल जाए, और खासकर वर्तमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन ये मानकर चलिएगा कि नया चेहरा दिखाई देगा। ये चेहरा चौंकाने वाला होगा, और इस चेहरे में एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम तरह की चीजें भी दिखाई देगी, क्योंकि तैयारी 28 की है, तैयारी 24 की है, तो 24 के साथ 28 की तैयारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज, क्या आपको लगता है कि संगठनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए बीजेपी ने ये फैसले लिए हैं? क्योंकि तीनों राज्यों में दिग्गज चेहरे बीजेपी की सर्वोच्च पद की कमान संभालते रहे हैं, और इनमें से कुछ पूर्व भी थे जहां कांग्रेस की सरकार है। तो ये चेहरे अब संगठन में और ताकत के साथ और शक्ति के साथ, मतलब ये किसी का कद ऊंचा करने या किसी का कद नीचा करने की एक्सरसाइज नहीं है। ये एक्सरसाइज है बीजेपी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने की। यानी जो नेता महत्वपूर्ण दायित्वों से हटेंगे, वो संगठन में और अधिक महत्वपूर्ण दायित्व संभालेंगे, और इसी के साथ जो नेता यहां से दिल्ली जाएंगे उन्हें भी महत्वपूर्ण कमान दी जाएगी, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो आकांक्षी नेता हैं उन्हें संगठन और कैबिनेट में एडजस्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, यही खबरें हैं। कुछ नेताओं को दिल्ली एडजस्ट करने की तैयारी है, यानी वो केंद्रीय मंत्री के रूप में दिखाई दे सकते हैं। कुछ नेता जो यहाँ से उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। मैं आपको कुछ जगह यदि हार भी मिली है तो हो सकता है कि उन नेताओं को भी बड़े जगह एडजस्ट करने की तैयारी है, जो मेरे पास खबर है। और एडजस्टमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी 2028 की बीजेपी देखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में कुछ ऐसा करना चाहती है जैसा 163 सीटें लाकर एक नया इतिहास मध्य प्रदेश में रचा, छत्तीसगढ़ में रचा, राजस्थान में रचा। तो उसी लाइन पर, और गुजरात मॉडल की बात इसलिए हो रही है कि गुजरात में हमने देखा
सारे बदल डाले, पर मध्य प्रदेश में कुछ चीजें गुजरात की होंगी और कुछ मध्य प्रदेश के लिहाज से होंगी, क्योंकि 23, 24 और 28 सामने है, तो दोनों का तालमेल दिखाई देगा। लेकिन गुजरात का असर बड़ा गहरा होगा। नए मंत्रिमंडल की बात करें या नए चेहरों की बात करें तो बीजेपी इस लाइन पर बढ़ने जा रही। और बड़ी बात यह भी है कि जिन सांसदों ने इस्तीफे दिए हैं, 2 सांसद गणेश सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते, दोनों को हार मिली, लेकिन बिल्कुल उनके बिल्कुल इस्तीफे मनोज, नहीं मैं हुए। लौटता हूं यानी आपकी तरफ, लौटता हूं, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। गुजरात मॉडल की बड़ी बात हो रही है, आज ये भी चर्चा रही ललित, और मैं अपने दोनों साथियों को भी बताऊंगा, आदित्य और मनोज को भी, कि संसद में ऐसी चर्चा रही कि ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के एक बड़े नेता, जिनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या होने जा रहा है तीनों राज्यों में, तो उन्होंने कहा गुजरात मॉडल की तरह सब कुछ नया नया होगा। अब ये लाइटर वेन में यानी हास्य विनोद में कही गई बात थी, या इसमें गंभीरता है, या कुछ जैसे डाइवर्ट करने की भी स्ट्रैटेजी होती है कि आप जो सोच रहे हो उससे कुछ अलग मैंने आपको दे दिया, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आप ये मानिए कि ये गुजरात मॉडल के आसपास कहीं ठहरता है। लेकिन गुजरात मॉडल है क्या, ये हमको आइए बिल्कुल बताना चाहिए दर्शकों को कि गुजरात मॉडल आखिर है क्या। जो शरद जी कह रहे हैं, सीएम से लेकर मंत्रिमंडल तक में नए चेहरे होंगे, नई टीम के साथ विकास का एक नया मॉडल बनेगा, और एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए नए लोगों को मौका दिया जाएगा। तो बड़ी खबर यह कि देखिए, गुजरात मॉडल क्या है ये बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि गुजरात मॉडल के हिसाब से ये 3 जो राज्य है इनमें नए सीएम को मौका दिया जा सकता है। कोई नया और चौंकाने वाला चेहरा हो सकता है, नया फेस हो सकता है। तो गुजरात मॉडल क्या है ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और गुजरात मॉडल बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा है। जी शरद जी, ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा है बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में उन्होंने प्रयोग किए, हमारे जो विदेश मंत्री हैं जो कि फॉरेन सर्विसेज से आते हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, और भी कई नाम हैं, अश्विनी वैष्णव जी की बात करें तो उन्होंने कई गैर पारंपरिक जो राजनीति का आभा मंडल लिए हुए चेहरे नहीं थे। आज हम बात करें तो हमारे विदेश मंत्री ने एक धमक बनाई है। तो मुझे लगता है कि एक मॉडल नरेंद्र मोदी जी के मन में कहीं ना कहीं ये भी है, अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी के मन में, कि हमें कुछ ऐसे लोग भी लाने चाहिए राज्यों में जो पारंपरिक राजनीति का प्रतिनिधित्व ना करते हों। वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो ब्यूरो सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, या वीआरएस लेकर जिनकी बड़ी धाक हो, जिन्होंने अपने करियर में बड़ा आउटस्टैंडिंग काम किया हो, और उसी के साथ वो आकांक्षी नेता जिनकी उम्र मध्य प्रदेश में मैं बात करूंगा 40 से 55 के बीच में है। इनको लगभग 20 साल हो गया इंतजार करते, क्योंकि पहले के बल्लेबाज इतनी तेजी से जमे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री की बात करें, सर्वोच्च पद की बात करें, कि वो इंतजार कतार में ही रहे। तो ये भी एक सोच इसमें हो सकती है। जी बिल्कुल, और इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी क्या उठापटक है ये भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़े हैं। आदित्य जी, जिस तरह की बात हम कर रहे हैं, लगातार ये तस्वीरों में भी सामने आ रहा है, नए सीएम को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये आप भी कह चुके हैं कि सरगुजा और बस्तर संभाग से नया सीएम आ सकता है, आदिवासी बहुल क्षेत्र से नया सीएम आ सकता है। अब ये जो बदलाव की बात हो रही है, नए चेहरे की बात हो रही है, क्या इन्हीं में से कोई होगा, या कोई ऐसा चेहरा जिसको हमने देखा तक नहीं है? पैराशूट एंट्री की बात करें। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी हर समय चौंकाने वाले फैसले लेती है, और निश्चित तौर पर वो फैसले जनता को पसंद भी आते हैं। इसलिए हमने देखा, उम्मीद नहीं थी किसी को भारतीय जनता पार्टी इतने अच्छे मैंडेट से छत्तीसगढ़ जीतेगी। देखिए छत्तीसगढ़ की जीत हुई। अमित शाह ने एक मिशन के तौर पर छत्तीसगढ़ को लिया, और निश्चित तौर पर वो जीत उन्होंने दिलाई। चेहरों की अगर आप बात करें तो देखिए, इस फोटोग्राफ में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये वो पुराने चेहरे जो लगातार 15 साल सत्ता में रहे, ये वो चेहरे हैं। रेणुका सिंह, जिनका नाम बहुत तेजी के साथ सामने आ रहा है, ये वो चेहरे जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को वापस सत्ता में लाया। अरुण साव, ये वो चेहरे हैं जो लगातार रेस में बने हुए हैं। इनके अलावा विष्णु देव साय का नाम हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। चूंकि देखिए, मेरे पास जो जानकारी है, डॉक्टर रमन सिंह से भी राय ली गई है, और एक जो छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े नेता थे, आज एक प्रदेश के गवर्नर हैं, उनसे राय ली गई है। और एक ने अरुण साव का नाम, विष्णुदेव साय का नाम भेजा, और दूसरे ने केवल विष्णुदेव साय का नाम भेजा। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें नजर आ रही कि ये नाम है चर्चा में, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि गोमती साय के साथ एक पॉजिटिव चीज है, महिला है, लेकिन एक निगेटिव चीज जरूर है कि बहुत एजुकेशन उनका बहुत कम है। ये एक छोटी सी निगेटिविटी गोमती साय जी के लिए जा रही है। रेणुका साय जी दिल्ली नहीं गई हैं,
क्योंकि आज सांसदों का जो इस्तीफा हुआ है उसमें केवल छत्तीसगढ़ से अरुण साव ने इस्तीफा दिया है और गोमती साय ने इस्तीफा दिया है। रेणुका सिंह ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। मतलब जी। पटकथा क्या है आप बेहतर समझ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, चौंकाने वाला नाम, तो जैसा कि शरद जी कह रहे हैं और निश्चित तौर पर हम सबसे बेहतर दोनों राज्यों को समझते हैं, चौंकाने वाला नाम निश्चित तौर पर ओपी चौधरी भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत कम उम्र में 22 की उम्र में वो आईएएस बन गए थे और 2018 में भारतीय जनता पार्टी का जब प्रशासन आपके था तब माध्यम उन्होंने से याद दिलाना चाहूंगा कि 2 लोगों को लेकर अमित शाह जी ने जो ये बात कही थी कि इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा, उसमें यही 2 लोग थे, विष्णुदेव जी थे और ओपी चौधरी थे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, यही 2 नाम थे जिनको उन्होंने कहा था अमित शाह ने कि आप इन्हें जिताइए, मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। आज मेरी विष्णुदेव साय जी से बात भी हुई थी। बहुत संतुलित नेता है, बहुत सरल है, बहुत सौम्य है। निश्चित तौर पर जो जवाब उन्होंने दिया वो मुझे जवाब आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। साफ तौर पर कहना है, मैं तो सिपाही हूं और मुझे जो भी पार्टी जवाबदारी देगी मैं उसको पूरा करूंगा। लेकिन देखिए, अगर हम स्टैटिस्टिकल आंकड़े की बात करें तो 4 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो काबिलियत सब है जो एक नेता, एक मुख्यमंत्री पद के लिए होनी चाहिए। अरुण साव, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, बिल्कुल इग्नोर नहीं किया सकता। रमन सिंह का नाम आज भी दौड़ में शामिल है। ओपी चौधरी, जो अमित शाह की पहली पसंद है। ये वो चेहरे हैं जो निश्चित तौर पर आपको मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। गोमती साय मंत्रिमंडल में शामिल रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो मेरा समीकरण कह रहा है वो बहुत साफ है, मंत्री पद उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन जो अब सीएम फेस की लड़ाई है वो केवल 3 चेहरे समझ में आ रहे हैं, विष्णुदेव साय, आदित्य जी, बिल्कुल हम आपको भी दिखाते हैं, दर्शक जरूर देखना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा था चुनावी घमासान जब जोरों पर था। अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ के अपने तूफानी चुनावी दौरों के समय ओपी चौधरी और विष्णुदेव जी को लेकर क्या कुछ कहा था, जरा देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। हो सकता है कि मामला इधर ही समझ गए ना सर, देखिए। एक बार ओपी को विधायक बनाओ, इसको बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। तो देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और संकेत बहुत कुछ दिखाते हैं, समझने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी की एक अपनी रणनीति है। शरद जी, एक बड़ा सवाल यहां यह भी उठता है कि वो तमाम नेता जो वरिष्ठ हैं, जिम्मेदारी से अगर मुक्त होते हैं तो उनकी और भी बड़ी जिम्मेदारी शायद मुझे लगता है कि बढ़ जाएगी। तो उनका कद क्या होगा? लेकिन देखने वालों के मन में एक सवाल होगा कि मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा है। अब इसके क्या मायने हैं क्या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। ये बड़ी बात है। हाँ, एक बड़े नेता का सम्मान भी है ये कि यहाँ इस तरह की बात अमित शाह जी ने या किसी अन्य वरिष्ठ नेता ने बीजेपी के मध्य प्रदेश में नहीं की है। हमारे साथी स्टेट हेड आदित्य ने बात की विष्णुदेव साय जी से, जो माने जा रहे हैं एक प्रमुख इसके उम्मीदवार के तौर पर। देखिए क्या कुछ कहा बातचीत के दौरान, क्या संयमित शैली है बीजेपी के नेताओं की, सुनिए। 4 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद भी आज भी इतने सरल हैं कि अगर आप जाएं तो आपको 2 मिनट में बातचीत करना है तो करना है, कभी आपको मना नहीं करेंगे। मेरे साथ मौजूद है विष्णुदेव साय साहब। साय साहब, अमित शाह की रैली थी, उस दौरान अमित शाह ने कहा था आप विष्णुदेव साय जी को जिता कर भेजिए, मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारी मर्यादाएं हैं, आप उस विषय पर कितना बोलेंगे, लेकिन अटकलों का दौर शुरू है। सीएम बनेगा कौन, विष्णुदेव साय साहब? सीएम वही बनेंगे जिनको हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और विधायक दल में जो नेता चुने जाएंगे। जितने भी विधायक जीत कर आए हैं साय साहब, उसमें पोर्टफोलियो अगर देखूं तो बहुत तगड़ा पोर्टफोलियो। 4 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, शासन चलाने का अनुभव, संगठन चलाने का भी अनुभव। इस बार तो तीसरी बार आप जीत कर आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष आप रह चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप मंत्री रहे, तो हर अलग अलग तरह की जिम्मेदारी आपने संभाली है। वो सरगुजा का बेल्ट, जिस बेल्ट से आप आते हैं, वो सरगुजा का बेल्ट जिसने 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। जी, इस बार तो कमाल कर दिए सरगुजा क्षेत्र के समस्त मतदाता। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया सरगुजा संभाग से, और वैसे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली है, जिसके लिए हम पूरे प्रदेश के समस्त मतदाताओं को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और अच्छी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और इसके पीछे कारण है कि
प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार से त्रस्त थी। एक तो 36 वादा 2018 के पूरा नहीं कर पाए और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किए। बिल्कुल, आदिवासी राज्य है सर, जनता भी चाहती है कि एक बार तो आदिवासी को मौका मिले, कुछ कह रहे थे। हम ये बता रहे थे कि हम स्वयं आदिवासी कौम से हैं और आदिवासी ये सब जानते हैं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी उनकी हितैषी पार्टी है। महामहिम राष्ट्रपति का पद, उसमें एक आदिवासी कौम की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाई है। ये हमारे समाज के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। छत्तीसगढ़ में भी जितना आदिवासी समाज का भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद, मुख्यमंत्री के लिए तो हम बता चुके हैं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हाँ एक बात जरूर बोल रहे हैं, आदिवासियों ने बखूबी साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी अब उस पद के लिए कितना आदिवासियों का साथ देगी, हम सबकी नजर रहेगी और निश्चित तौर पर ऐसा ही चेहरा छत्तीसगढ़। चलिए, इससे पहले क्या कुछ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में, जहां उन्होंने दौरा किया और इस संकल्प के साथ किया कि 29 के 29 लोकसभा सीट रूपी कमल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में माला के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए संकल्पवान होकर मैं चला हूं, तो वो छिंदवाड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनका मनोबल बढ़ाया और लाडली बहनों से भी बातचीत की। लेकिन इस दौरान क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, सुनिए। मेरे लिए कोई जनता थोड़ी है आप, मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूं आपके लिए। बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बोलो ना, तो भांजे तुम भी बोलो रे। अपन तो भैया और मामा है, काय का मुख्यमंत्री? इस पद से बड़ा मेरे लिए और कोई पद नहीं है। स्वर्ग का सिंहासन भी बेकार है, ये समझ ले। चलिए, तो ये देखिए आपकी हर तरफ इस समय नेताओं के बयानों पर निगाह है, वो क्या बोल रहे हैं, बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। और जैसा ललित में सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि इस समय हर कोने पर यही चर्चा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये पूरी चर्चा चल रही है, हर तरफ लोग जानना चाहते हैं। सुबह मैं सैलून गया था तो मैंने देखा कि जो हमारे बाल तराशने की कोशिश कर रहे थे, उन साहिबान ने हमसे कहा कि सर आप तो पत्रकार हैं, बताइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैंने कहा भैया अभी तो मैं भी जानने की कोशिश ही कर रहा हूँ। चाय की दुकान हो, दफ्तर हो, घर हो, इस समय सब तरफ लोग जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का दायित्व कौन संभालेगा। ये एक बड़ी बात है और भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत ये है कि वो खासतौर से जब से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब का इरा है, ये मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चौंकाती है और आखिरी क्षणों तक अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। और ये खास तौर पर बीजेपी के बारे में कहा जाता है और शायद एक अच्छी रणनीति है उनकी, ताकि कहीं भी कोई दूसरी बाधा ना उनको आए। और आखिरी दौर में ऐसे चमत्कारिक चेहरे को सामने रखते हैं कि सब अचंभित रह जाते हैं और वो उनके लिए फायदेमंद भी रहते हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए हैं, मनोज सैनी जी। जैसा कि कहा जा रहा है कि गुजरात मॉडल को देखा जाएगा, तो सीएम का फेस के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल भी, उसमें बहुत सारे चेहरे चेंज हुए थे। क्या वाकई यहां भी सीएम फेस के साथ दूसरे जो पूरा मंत्रिमंडल है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे? देखिए, एक तो बड़ी खबर ये मैं दे रहा हूं, अभी 2 मिनट पहले मेरी किन्हीं से बात हुई थी, शरद जी भी मेरी बात को सुनेंगे, शायद समझ रहे होंगे। एक तो ये कि 4.5 घंटे जो बैठक हुई है अमित शाह, मोदी और जेपी नड्डा साहब के बीच में, उसमें नाम तय कर लिए गए। नामों का लिफाफा बंद हो गया। लिफाफा बंद जब होता है, जब प्रशासनिक कार्रवाई की जाती, प्रमोशन होते हैं, तो लिफाफा उसका बंद होता है जिसको छुट्टी करना है। लेकिन लिफाफा बंद यहाँ दूसरी तरह से हुआ, यानी नाम को लिफाफे में बंद कर दिया गया। अब वो लिफाफे किस पल खुलेंगे, बस इसका इंतजार है। तीनों, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तीनों जगह के नाम तय हो गए। नाम में कौन चेहरे होंगे, क्या होगा। जहां तक गुजरात मॉडल की बात करें तो गुजरात मॉडल में हमने देखा था कि वहां तो टिकट भी 80% बदल दिए गए थे, नए चेहरों को लाया गया था। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ एक अलग रणनीति के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ी और 163 सीटें जब जीत कर आई है, इसमें करीब 78 के आसपास नए चेहरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जो कैबिनेट का गठन किया था उसमें ज्यादातर एक बार दर्शकों को बता देते हैं, व्यूअर्स को बता देते हैं कि ये क्या खबर जो आप बता रहे हैं, एक बार हम देख लेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी। ये बड़ी खबर कह रही है कि दिल्ली में मध्य प्रदेश के चेहरे को लेकर बड़ी खबर आ रही है।
तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम लगभग फाइनल हैं। तो ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त हमें दिल्ली से। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम फाइनल हो गए हैं। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम फाइनल। और ये जो मैराथन एक्सरसाइज है ये दिल्ली में एक दिन पहले हुई, यानी मंगलवार रात देर रात तक चली बैठक में प्रधानमंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी उनके बीच हुई बैठक में ये चली है। यानी मनोज जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नाम लिफाफे में बंद हो गए हैं। अब हरकारे के तौर पर, संदेशवाहक के तौर पर पर्यवेक्षक आएंगे और यहां आकर विधायक दल की मीटिंग में बैठेंगे, उस नाम को लेकर राय शुमारी करेंगे और उसके बाद दिल्ली बात करके ये घोषणा वो करेंगे कि ये व्यक्ति मध्य प्रदेश में दायित्व संभालेंगे। मनोज, ओवर टू यू। जी मनोज। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, इस वक्त की बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से एक खबर है, नाम तय हो गए हैं, लिफाफे में बंद हो गए, लिफाफा खुलना बाकी है, लेकिन अब वो पर्यवेक्षक के तौर पर बतौर दूत केंद्र के कौन आने वाले हैं इसका इंतजार है। और संभावना यह है कि कल देर शाम को बैठक बुलाई जा सकती है विधायक दल की, और विधायक दल की बैठक में ये तमाम तरह की चीजें स्पष्ट हो सकती है। बहुत ज्यादा संभावना इस बात की भी है कि शनिवार को शायद नया चेहरा भी हमें दिख सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है नाम तय करने के। नाम किसी को पता नहीं है शरद जी, बहुत नामों की चर्चा है। प्रहलाद पटेल है, राकेश सिंह है, यह हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर जी है, बीडी शर्मा है, ये सब नरेंद्र सिंह तोमर है, ये सब वो नाम है। लेकिन ये भी संभावना हो सकती है कि कोई नया नाम भी आ जाए, तो इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और डिप्टी सीएम की लाइन पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार बढ़ने जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक चीज हम और भी बता दें जो हम बात पहले कर रहे थे मनोज, फिर मैं आदित्य की तरफ चलूंगा, कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी ने कब कब चौंकाया है। जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह बीजेपी फैसले करती है और वो फैसले किस तरह से महत्वपूर्ण साबित होते हैं। सबसे बड़ा जो फैसला उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जब सामने आए थे तब सब चौंक कर रह गए थे कि अरे योगी आदित्यनाथ आ गए। लेकिन जिस तरह से 2022 के चुनाव में यूपी के योगी ही उपयोगी ये नारा चला, और योगी प्रशासन का एक मॉडल है, आप उनको हिंदुत्व के मॉडल के तौर पर जरूर देख सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव था वो लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ जी ने जीता है। ये सबसे बड़ी बात है। गुजरात में रूपाला साहब को बदला गया, उनकी जगह पटेल साहब आए, ये एक बड़ा फैसला हुआ चुनाव के पहले। और आपको याद होगा कि वहां ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। उत्तराखंड में 4 महीने में तीसरे मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी। और पुष्कर सिंह धामी के बारे में मैं बता दूं कि ये कभी एक मुख्यमंत्री के विशेष सहायक होते थे, ओएसडी होते थे। तो बीजेपी किस तरह से प्रयोग करती है, इसी तरह पूर्वोत्तर के एक राज्य में जो मुख्यमंत्री बने वो कभी गणेश सिंह जो हमारे मध्य प्रदेश के सांसद हैं उनके निज सहायक होते थे, वो पूर्वोत्तर के एक राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो बीजेपी प्रयोग धर्मी पार्टी है। ये पुष्कर सिंह धामी को ले आती है, तीरथ सिंह रावत जी को छोड़ देती है, उसके पहले जो हैं उनको छोड़ देती है। लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है जो योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, या फिर आप मनोहर लाल खट्टर की बात कर लीजिए हरियाणा में, जिनके नाम को इसके पहले आपने राजनीति के चमकते नामों की तरह नहीं सुना होगा कि सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र सकलेचा, बाबूलाल गौर जी, इस तरह के पारंपरिक नामों से हटके ललित बीजेपी आगे बढ़ी। आदित्य जी की तरफ चलते। आदित्य, क्या ऐसा ही कोई नाम इस बार छत्तीसगढ़ से भी आ सकता है जिसका प्रोफाइल अभी तक हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के लेवल तक शायद लोगों ने इमेजिन नहीं किया? योग्यता तो हर राजनेता में होती है, वो मौका मिलने पर वो अपने को प्रमाणित करता है। जी आदित्य। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के चौंकाने वाले फैसले लेती रही है। शरद जी, आपको याद होगा 2000 से 2003 का वो समय जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, 3 लोगों को कहा गया था केंद्रीय मंत्री पद छोड़ने के लिए। उसमें रमन सिंह शामिल थे, रमेश बैस शामिल थे, दिलीप सिंह जुदेव शामिल थे। रमेश बैस और दिलीप सिंह जुदेव ने मना कर दिया था कि केंद्रीय मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री पद छोड़ा, प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद बाई इलेक्शन के बाद विधायक बनकर उनको सीएम बनाया गया। तो देखिए चौंकाने वाले फैसले तो छत्तीसगढ़ में होते रहे। अजीत जोगी अचानक 2000 में, अजीत जोगी ने यहाँ के विधायक थे न कुछ, लेकिन यहाँ पर उनको सीएम बना दिया। तो छत्तीसगढ़ में हर समय बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, ये महत्वपूर्ण बात है कि एक चौंकाने वाला चेहरा सामने आ जाता है। एक और ललित बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नया मुख्यमंत्री कैसा होगा, क्या क्या चीजें होंगी नए मुख्यमंत्री की। अगर हम बात करें तो ये भी हम बता देते हैं कि
ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से ये देखिए 2000 बताइए आप ललित जी। 2024 की राह में देखिए 2024 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। तो 2024 की राह में किसी तरह का रोड़ा ना बने, वो बहुत जरूरी है और ध्यान रखना जरूरी है, ताकि बेदाग और विवादों से दूर रहे जी। और बीजेपी सीएम फेस का यूटिलिटी फैक्टर भी देख रही है कि वो बिल्कुल, कितना और पार्टी उपयोगी का है। अगला लक्ष्य 2024 के आम चुनाव है और पांचवा फैक्टर है राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने वाला हो, जिससे जनता को और चमक दमक में फंसने के बजाय काम पर, क्योंकि प्रधानमंत्री को ये बहुत पसंद है, गुटबाजी को रोके और संगठन को मजबूत करे जी। तो 2024 की राह में किसी तरह का रोड़ा ना बने, ऐसी छवि हो कि कहीं कोई विवाद खड़ा हो जाए लोकसभा चुनाव के पहले कि साहब ये व्यक्ति तो ऐसे हैं, इनको लेकर ये, और विपक्ष को मौका मिले। और 24 ही आम चुनाव का सबसे बड़ा उनका लक्ष्य है बीजेपी का। यूटिलिटी फैक्टर कितना है सीएम फेस का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसी के साथ राजनीतिक और सामाजिक संदेश। चलिए सीधे मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज, इन तमाम फैक्टर पर जो चेहरा प्रूव होता है वो युवा से अधिक एक ऐसा ही चेहरा दिखता है जो अनुभवी हो, जिसके पास प्रशासनिक क्षमता हो, सांगठनिक क्षमता और दृढ़ता भी हो, और भविष्य के लिए अनंत संभावनाएं हो, और बेदाग हो, साफ सुथरा हो। जो प्रधानमंत्री हमेशा एक चीज ध्यान में रखते हैं कि ऐसा कोई चेहरा ना हो कि जिसको लेकर कहीं कोई वाद विवाद या टीका टिप्पणी हो। जी मनोज। बिल्कुल, आपको याद होगा शरद जी कि जिस दिन चुनाव के परिणाम आ रहे थे, हम अंतिम करीब 6:30-7 बजे की बहस में जब बैठे हुए थे, उस दौरान प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि संगठन का थोड़ा बहुत अनुभव मैं भी रखता हूं और इसीलिए मैं उसी तरह के निर्णय लेना पसंद करता हूं। उन्होंने अपने भाषण में कहा था। तो निश्चित रूप से अगला जो होगा उसके पास संगठनात्मक क्षमता तो होगी ही, क्योंकि बीच में हमने देखा संगठन वर्सेस सरकार के बीच में कुछ चीजें चली, तो तमाम तरह के तालमेल बिठाने वाला प्रशासनिक तौर पर एक बड़ा मैसेज, जैसे योगी आदित्यनाथ ने मैसेज देने में कामयाब रहे हैं, उसी तरह का निर्णय लेने में मध्य प्रदेश में वो दिखाई दे। क्योंकि फैसला कोई 24 का नहीं है, ये फैसला है 2028 का। आगामी जो सीएम होगा वो इस तरह का चेहरा बनकर तैयार हो जो 2028 तक भारतीय जनता पार्टी को ले जाए। और बीजेपी जैसा 2023 का चुनाव लड़ी जिसमें कोई चेहरा सामने नहीं था, मोदी के चेहरे को रख के सामने लड़े, लेकिन 28 में बीजेपी ये चाहेगी, क्योंकि मोदी का चेहरा आखिर कब तक, लेकिन बीजेपी अपना नेतृत्व तैयार करना चाहती है और इसीलिए चौंकाने वाला नाम होगा। चलिए जैसे कि एक आदित्य का भी कंक्लूडिंग रिमार्क ले लें, फिर हम वाइंड अप करेंगे। जी आदित्य, एक बहुत कम वक्त है मेरे पास, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। जी जी जी। बिल्कुल शरद जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी चेहरा होगा वो चेहरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद का होगा। निश्चित तौर पर 2024 और 2028 की राह भी वो प्रशस्त करेगा। ये चेहरे पे निश्चित तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि महिला का चेहरा होना चाहिए, तो महिला का भी मुझे ऐसा लगता है कम से कम एक बड़ा पद एक महिला को दिया जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा। आदिवासी, ओबीसी, और ये दोनों कॉम्बिनेशन जरूर रहेंगे, आदिवासी और ओबीसी का, जो मुझे छत्तीसगढ़ पे नजर आ रहा है। जी, लेकिन उसमें 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करने का मादा हो, सबको साथ लेके चलने की सलाहियत हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साफ सुथरा बेदाग चेहरा हो जो अनुभवी भी हो। तो मापदंड आसान नहीं है और इसीलिए चयन की प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लग रहा है। बहुत शुक्रिया आदित्य जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। जी ओवर टू यू ललित। बिल्कुल, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पर जैसे मनोज जी ने कहा, पर्यवेक्षक का काम होता है रायशुमारी करना, लेकिन यहाँ पर वो दूत बन के आएंगे, सीधे लिफाफे को खोलेंगे और हमको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और ये चौंकाने वाला होगा। मैसेज साफ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला तो लगातार जारी है, आपको पता ही है।